तो अब चूंकि यहाँ ग्लूकोज, चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में। ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ ग्लूकोज। लिखेंगे ग्लूकोज 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लूकोज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सुनिए, अब यदि आप ग्लूकोज कह रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि फॉर्मूला सबका सेम होगा। फॉर्मूला सबका सेम होगा, सबका फॉर्मूला होगा C6H12O6, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली डिफरेंस होगा सब में। अब देखो, ग्लूकोज होता है 3 तरह का। एक होता है कार्बन की खुली श्रृंखला और 2 होता है कार्बन की बंद श्रृंखला। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लूकोज, 1 इज इन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड 2 आर इन साइक्लिक चेन। तो जो ओपन चेन है उसको बोलते हैं अल्फा प्लस ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोज, और अगला जो है उसमें है, नहीं कुछ हम गड़बड़ बोल रहे हैं, लिखो तो पहले हम लिख देते हैं, वो साइन से इंडिकेट करना पड़ता है। तो इसको आप लिखिए, तो टाइप्स ऑफ ग्लूकोज लिखे थे हेडिंग, यहाँ पर क्या लिखे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लूकोज। लिखेंगे 1 इज इन ओपन चेन, मतलब ये लाइन लिखा तो हम हिंदी में, ग्लूकोज 3 प्रकार के होते हैं। लिखो, एक में कार्बन की खुली श्रृंखला होती है जबकि 2 में कार्बन की बंद श्रृंखला होती है। हाँ जी, इसी में 1 इज इन ओपन चेन स्ट्रक्चर, 1 is in open chain structure and 2 are in cyclic structure। सबसे पहला जो है ना, इसका नाम है D प्लस ग्लूकोज, ऐसे बोर्ड पर देखो लिखा हुआ है। दूसरा है अल्फा डी ग्लूकोज और तीसरा है बीटा डी ग्लूकोज। तुम लोग नाम सुनता होगा ग्लूकोन डी, मिलता है ना मार्केट में, वहां पर डी का अपना एक मतलब होता है और उसी डी का ये सब मतलब है, वही सब डी है ये। क्या हुआ? क्या हुआ? फॉर्मूला सबका क्या होता है? C6H12O6, फॉर्मूला सबका सेम होता है। फॉर्मूला सेम है तब तो निश्चित है ना कि स्ट्रक्चरली कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो चलिए हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहां से एक बात तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये सब एक दूसरे का आइसोमर है क्योंकि फॉर्मूला सबका सेम है और आइसोमर की बात आ रही है तो हम निश्चित रूप से उसके स्ट्रक्चर पर जाएंगे क्योंकि बिना स्ट्रक्चर की ये बात समझ में नहीं आएगा। तो लिखिए, हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का है कि इससे ना आगे का बहुत सारा चीज तुमको समझ में आएगा। यदि इसको नहीं समझा तो आगे का चीज भी समझ में नहीं आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, कुछ 11th का बेसिक बात तुमको याद दिलाते हैं। पहले उसको याद करो तभी तुम इसको समझ भी पाओगे। आपको याद है कि आपको बताया गया था कि
ऐसा कार्बन जिसमें 4 सिंगल बॉन्ड हो और चारों का चारों बॉन्ड अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स से जुड़ा हुआ हो, इसको हम सी स्टार कहते हैं, या इसी को कायरल कार्बन या एसाइमेट्रिक कार्बन कहते हैं। ऐसे कार्बन परमाणु जो जिसके पास 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो और सभी चारों बॉन्ड अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह से जुड़ा हुआ हो, उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं, ऐसा बताया गया था। इसको सी स्टार से इंडिकेट करते हैं। और जितना भी कंपाउंड में इस तरह का एक भी कार्बन होता है वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। जब पीपीएल को उससे आप गुजारते हैं तो एक बार पीपीएल का रोटेशन राइट देता है, एक दूसरा मॉलिक्यूल पीपीएल का रोटेशन लेफ्ट देता है। जो पीपीएल का रोटेशन राइट देता है उसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं और उसको डी से सूचित किया जाता है। और जो रोटेशन लेफ्ट देता है उसको हम लोग लेवो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं और उसको एल से सूचित किया जाता है, डी एंड एल फॉर्म। आप याद करो, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ये बात बताया है। तो इससे संबंधित अब यहाँ बात आएगी, यहाँ पर उलझेगा बात। अब सुन लो ध्यान से, क्या उलझेगा वो देखो। यदि किसी स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, सी स्टार में स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, और आप यदि OH को यहाँ और CH3 को यहाँ कर देंगे तो आप यकीन मानिए कंपाउंड बदल जाएगा। एक होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड तो एक होगा लेवो रोटेटरी कंपाउंड। मतलब एक पीपीएल को राइट रोटेशन देगा तो दूसरा लेफ्ट रोटेशन देगा। एक होगा डी फॉर्म तो दूसरा होगा एल फॉर्म, और ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर होगा और ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। कुछ ऐसा ये सब बताया गया था 11th में। अब वहाँ नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है आपको कुछ परेशानी किसका सामना करना पड़े, तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिए, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कितने तरह का स्ट्रक्चर आप देखें? 3 तरह का। अब तीनों तरह का स्ट्रक्चर हमको पहले बना लेने दो, तब तुम इस पर बिल्कुल टच करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो उतार भी नहीं पाओगे, उतना टाइम देंगे नहीं ना तुमको। कुछ लिखना मत, सिर्फ देखना है तुमको। तुम पहले ये बताओ कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। नीचे हम एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो हम क्या क्या कर रहे हैं। यही ट्रिक है ग्लूकोज के संरचना को याद करने का, और कोई कंसेप्ट नहीं है इसको याद करने का, याद ही करना पड़ेगा और याद रहना चाहिए हर हाल में। ग्लूकोज का संरचना, फ्रक्टोज का संरचना, तभी तुम आगे लेंदी स्ट्रक्चर को बनाओगे। आगे संरचना ऐसा ऐसा आएगा ना, पूरे बॉडी में खाली स्ट्रक्चर बनेगा, एक गो फंसिएगा। रिएक्शन भले नहीं है, स्ट्रक्चर लंबा चौड़ा है इसमें। तो हमने क्या किया कि ये किया, इसके बाद हम सबसे नीचे जोड़ देते हैं CH2OH। ऐसे करके लिखो या सिंपली CH2OH लिख दो, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम ये बताओ कि अभी तक तुमको कितना कार्बन दिख रहा है? 2। तो हमने क्या किया, सबसे ऊपर लिया एल्डिहाइड और सबसे नीचे CH2OH। अब अच्छा, एक बड़ा सा लाइन हम लिए। अब तुम क्या करो, इस लाइन को 4 कट मार दो, 4 कट। तो 4 कट कुछ इस तरह से मान लो हम मार देते हैं। देखो इधर, एक कट, दूसरा, तीसरा, चौथा, समान दूरी पर कट मारता है। इधर लिखो OH, OH, नीचे से राइट तरफ 2 बार लगातार OH, फिर H और फिर OH। बस इतना ही याद रखना है। इतने में तुम्हारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि जहां OH लगा वहां इस तरफ H लगेगा और जहां H लगा वहां इस तरफ OH लगेगा। यदि तुम इतना बात याद रखते हो तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, अन्यथा तुम फंसते रहोगे, तुमको परेशानी होती रहेगी। अब आप देखिए, ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको बताया गया कि ये जो कट होता है ना, ये जो कॉर्नर होता है ना, ये कार्बन होता है। क्या आपको याद है ये बात? तो ये कार्बन है। अब आप यह भी देखिए कि ये C6H12O6 है। कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिनोगे तो 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन आ जाएगा तुमको, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या निकला तुमको? C6H12O6। यही ओपन चेन ग्लूकोज है। यही क्या है? ओपन चेन ग्लूकोज। इसको बाद में लिख लेंगे। इसी का नाम है D+
ग्लूकोज। अब क्यों इसका नाम D प्लस ग्लूकोज है? इसका नाम D प्लस ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लूकोज तो नाम है, प्लस या D का साइन इसलिए आता है कि जब इस कंपाउंड से PPL को पास करवाओगे तो ये तुमको राइट रोटेशन दे देगा। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। मतलब जैसे हम फिर थोड़ा समझा दें, जैसे बच्चा लोग जिस लेजर बीम से खेलता है ना, लाइट वाला, तो मान लीजिए कि उसमें ऐसा लाइट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ग्लास ले लो और लिक्विड ग्लूकोज को उसमें रख दो यहाँ पर, और लेजर लाइट को इधर से दबाओ, तो सामने जो दीवार है उस पर मान लो कि सीधा एरो बन रहा है। जब हम ग्लूकोज को हटा लेते हैं तो मान लो सीधा एरो बन रहा है, लेकिन हम जब ग्लूकोज को उसके सामने में रख देते हैं तो ये इमेज थोड़ा सा दाहिना घूम जाता है। तो दाहिना घूम गया, इसका मतलब है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, वह पीपीएल में रोटेशन दे रहा है। रोटेशन दे रहा है यानी वो प्रकाशीय समावयवता को दर्शाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी को दर्शाएगा। और यदि राइट तरफ घूमा है तो उस कंपाउंड का नाम क्या होता है? डी। और यदि यही लेफ्ट रोटेशन देता तो इसका नाम होता एल। और पहचान ये है कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव होगा और कौन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। इसका पहचान ये है कि उस कंपाउंड में सी स्टार होना चाहिए। सी स्टार होगा तभी वो प्रकाशीय समावयवता दर्शाएगा, ऐसे प्रकाशीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। तो हम तनी खोजें इसमें कि इसमें सी स्टार है या नहीं, मतलब कायरल कार्बन है कि नहीं। तो बताइए, तो कायरल कार्बन है? गौर से देखिए आप, कायरल कार्बन का कंडीशन क्या है? सबसे पहला नंबर तो चारों का चारों बॉन्ड सिंगल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि सारे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो इससे लगे हुए हैं वो समान नहीं होने चाहिए। जैसे देखो तो इसमें C डबल बॉन्ड है, इसमें तो C स्टार की आप बात ही नहीं कर सकते हैं। इसमें C के साथ 2 हाइड्रोजन है, क्या तुम इसको C स्टार कहोगे? नहीं। लेकिन तुम ध्यान से देखोगे ना तो तुमको ये C स्टार, ये C स्टार, ये C स्टार और ये भी तुमको C स्टार नजर आएगा। इसमें C स्टार की संख्या 4 है। क्या आपको समझ में आया कि ये C स्टार है? देखो कैसे, इधर जो ग्रुप है वो है CH2OH, इधर जो है वो है OH, इधर जो है ये है H, और इधर जो है ये तो पूरा न माना जाएगा इसके लिए एक ग्रुप। तो बताओ इस सब में से कोई सेम है क्या? यानी ये C स्टार है। क्या बात समझ में आई तुमको? अब इसको चेक करो, इसको, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो बताइए चारों का चारों चीज डिफरेंट है कि नहीं? तो हम जिसमें जिसमें स्टार लगाए हैं तुम इस तरह से पहचान लोगे कि हाँ सही में उसमें वो C स्टार है। इसमें कोई शक तुमको नहीं होना चाहिए। तुम घर जाके चेक करना बैठ के कि कुछ अलग है कि नहीं, नहीं तो थोड़ा भी नज़र दिमाग वाला होगा तो तुम चेक कर लिया होगा कि हाँ वो सारा का सारा C स्टार है जिसमें C स्टार लगा हुआ है। यानी 6 कार्बन में C स्टार कितना है? 4। क्लियर है ये? अच्छा, ये ग्लूकोज की कैसी संरचना है? ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर। चलो अब हम इसका कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे? साइक्लिक। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है पहले उसको सुनिए आप। ये थोड़ा केमिकल रिएक्शन से संबंधित है। यहां पर देखो, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर होगा क्या? अच्छा, ये मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा है, लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल है। तुम क्या करो, इसको दबाओ, इसको घुमाओ और इसको घुमाओ, मतलब तनी गोल करने का प्रयास करो। तुम समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? जैसे ये लंबा मॉलिक्यूल है ना, तो इसको हम कह रहे हैं कि इस तरह से इसको घुमाओ, गोल करो। गोल करोगे ना तो ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के नज़दीक आ जाएगा, और जब ये ऑक्सीजन उस कार्बन के नज़दीक जाएगा तो इस ऑक्सीजन का लोन पेयर उस कार्बन पर अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन का है वो खुल जाएगा। ऑक्सीजन पर चला जाएगा कैसा चार्ज? निगेटिव। ऑक्सीजन पर जैसे ही निगेटिव जाएगा, देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, तनी ध्यान से तुम देखना, ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा किस कार्बन पर? इस कार्बन पर, और इस डबल बॉन्ड को खोल देगा। अब बताइए कि जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? एग्जैक्ट इसी को हम सेम कॉपी कर रहे हैं, इसी से साइक्लिक बनेगा, इसलिए तुम लोग तनी विशेष ध्यान देना। अब खाली हम इसी में तनी मनी चेंज करेंगे। बताओ चेंज क्या करें? ये जो ऑक्सीजन का डबल है बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? सिंगल। ऊपर चार्ज कैसा?
O पर चार्ज जाएगा निगेटिव। इस ऑक्सीजन का एक नया बॉन्ड बनेगा किसके साथ? कार्बन के साथ। तो इस तरह से बॉन्ड को दिखाना थोड़ा अटपटांग लग रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस OH को यहाँ से हटाते हैं। इस एरो को तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि एरो तो ऑलरेडी वहाँ दिखाया हुआ है। तो बताइए ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये किससे जुड़ा है? ये किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। नहीं जुड़ा है ऑक्सीजन से। अरे तनी अलग करके खाली दिखा दिए। अरे यहाँ का ऑक्सीजन ही ना कार्बन पर अटैक किया था, तो हम इस बॉन्ड को तनी लंबा करके ऑक्सीजन, फिर लंबा करके कार्बन दिखा दिए ताकि साइक्लिक दिखे। अब आप बताइए कि क्या इसमें H भी था? H था, तो यहाँ पर H चार्ज कैसा? प्लस। इसको डिप्रोटोनेशन में ये इन्वॉल्व हो जाएगा, क्या है? ऑक्सीजन को न्यूट्रल करने के लिए। जैसे ही यहाँ पर डिप्रोटोनेशन करेगा तो ये जो ऑक्सीजन है ये हो जाएगा न्यूट्रल, और जो H प्लस निकला वो वहाँ जाके उस ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर देगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? OH। यानी आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको फील होगा कि यहाँ पर कुछ विशेष हम नहीं किए हैं, सब कुछ सेम है, खाली इस जगह के ऑक्सीजन से इस कार्बन को जोड़ दिया गया और जो डबल बॉन्ड O था वो OH में कन्वर्ट हो गया। समझे क्या क्या हुआ? आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर यही ऑक्सीजन का लोन पेयर क्यों उस पर अटैक किया, इसका क्यों नहीं, इसका क्यों नहीं? तो 6 मेंबर्ड रिंग जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। आप ध्यान से देखिए, ये 6 मेंबर्ड रिंग का निर्माण कर रहा है। देखो तो कैसे 6 मेंबर्ड रिंग का निर्माण कर रहा है। इस रिंग में जो इन्वॉल्व हुआ है एक कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 चीज़ इन्वॉल्व हुआ है, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करता है। 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो आपका ये कंपाउंड हुआ। अब इसमें एक बदलाव आ गया। अब आप यदि ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ये भी C स्टार नजर आएगा। तुम देख लो बढ़िया से, नहीं है C स्टार, एक H एक OH, इधर जुड़ा हुआ है कार्बन से और इधर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, यही तो परिवर्तन हो गया, नहीं परिवर्तन हुआ, तो वो भी C स्टार है। इसका मतलब ये जो पहला साइक्लिक कंपाउंड आप देख रहे हैं उसमें कुल कितना C स्टार है? 5। यानी ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में 4 C स्टार होता है, जबकि साइक्लिक में 5। अब यदि तुम ये समझ गया तो तुम यकीन मानो कि तुम अगला भी समझ गया। अब तनी देखना हम क्या कर रहे हैं। एग्जैक्ट इसको कॉपी कर लो, सेम, एकदम कुछ नहीं करना है, खाली कॉपी कर लो और बस एक जगह अंतर कर दो। यहाँ H है ना और यहाँ OH, इसको एक्सचेंज कर दो तो क्या होगा? ये होगा OH और ये होगा H। अब सुनिए, ये यदि PPL का रोटेशन राइट देगा तो ये PPL का रोटेशन लेफ्ट देगा, क्योंकि आपको बोला गया था ना कि C स्टार पर यदि आप परमाणु या परमाणु के समूह के जगह को परिवर्तित करोगे तो मॉलिक्यूल बदल जाएगा। है ये ग्लूकोज ही, लेकिन अब वो ग्लूकोज नहीं है जो ये पहले था। तो इसी ग्लूकोज का नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज का क्या नाम है? बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आया कि चेंज हो गया, ये एक दूसरे से अलग है ये। अब सुनो, इसमें C स्टार कितना? इसमें C स्टार 5, इसमें भी C स्टार कितना? 5। और ये कैसा संरचना? साइक्लिक स्ट्रक्चर, और वो भी कैसा है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो आपको बताया गया था कि 2 साइक्लिक है और एक समझ में आया कि स्ट्रक्चर का संरचना कैसे कैसे होता है? 3। अब सुनो, रुको, अभी खाली देखते रहो तुम। इस 3 में से तीनों संरचना आप देख ली, एक में C स्टार 4, एक में C स्टार 5 और एक में C स्टार 5। यहाँ पर सबसे पहले तुम C स्टार इंडिकेट किए हो, समझ लिए हो, लिखे नहीं हो, तो सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या लिखना पड़ेगा? C स्टार की C स्टार कहते किसको हैं? तो C स्टार की जब बात आएगी तो उसके बाद यहाँ पर
एक और बात आएगा, C डबल बॉन्ड O H CH2OH, हम अभी बना रहे हैं ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर। क्या बोला गया था आपको? ऊपर लेना है एल्डिहाइड ग्रुप, नीचे लेना है CH2OH ग्रुप, जो लाइन है उसको 4 भाग में कट करना है, राइट साइड से 2 को क्या लेना है OH, फिर H और फिर OH, यहाँ पर H OH H H, C स्टार ढूंढिए, C स्टार C स्टार C स्टार C स्टार। जो C स्टार नहीं है उसमें ऑक्सीजन को इधर हाइड्रोजन को इधर लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात हुआ। अब तुम क्या करो, इसका मिरर इमेज ले लो। मिरर इमेज, मिरर इमेज का मतलब दर्पण प्रतिबिंब। तो ये कैसा फोटो बनाएगा उधर, अब हम इस पर बात करते हैं। हम देखो डिट्टो इसको कॉपी करते हैं, तुम बताओ तो दोनों में कहां कहां परिवर्तन आएगा? जितना इस तरफ है ना ये सब हो जाएगा उस तरफ, और जितना उधर है सब हो जाएगा इस तरफ। तो बताइए क्या लिखें यहाँ? रंग भी नहीं बदलना चाहिए, मिरर इमेज में रंग बदल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। OH H OH OH, इधर H H OH H। इसको यदि हम डी ग्लूकोज कह रहे हैं, C स्टार पर बदलना है, जो C स्टार नहीं है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम यदि ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, जैसे तुम बोला कि सर ऊपर भी चेंज करना है, तो हम इसको लिख देते हैं CHO, तब तो लफड़े नहीं होगा, खत्म हो जाएगा लफड़ा। तो फिर भी हम कह रहे हैं कि तुम समझ रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं? जो C स्टार नहीं है, देखो ना यहाँ भी C स्टार नहीं है, ऐसा था तो लिखते नहीं इधर HO ऐसे लिखते, लेकिन ऐसा नहीं लिखे हैं, तो इसीलिए जो C स्टार है परिवर्तन सिर्फ आपको वहां करना है और कहीं नहीं। तो ये है डी ग्लूकोज, इसको कहा जाता है एल ग्लूकोज। डी का मतलब डिक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का मतलब लेवो रोटेटरी ग्लूकोज। डिक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज जो पीपीएल को राइट रोटेशन दे, और एल ग्लूकोज जो पीपीएल को लेफ्ट रोटेशन दे। और डी और एल फॉर्म जो होता है ना वह एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। क्यों मिरर इमेज होता है इसको भी देखिए। जैसे मान लो कि एक कार्बन है C स्टार, जिसमें A B X Y लगा हुआ है, बताइए C स्टार है कि नहीं? यदि C स्टार है तो ये प्रकाशीय समावयवता दिखाएगा। तुम ये याद रखना क्वेश्चन, तुमसे यदि कोई पूछे ना कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करेगा, तो जिसमें C स्टार होगा वो प्रदर्शित करेगा। इसमें C स्टार है, काहे? चारों का चारों बॉन्ड सिंगल, और बॉन्ड बनने वाला सभी बॉन्ड अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ, यानी ये C स्टार है। ये प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। अब तुम इसका मिरर इमेज बनाओ तो तने। C A ऊपर था ऊपर रहेगा, B नीचे था नीचे रहेगा। तुम देखो परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तन इधर होगा Y और X। हमने आपको क्या कहा था कि किसी दो चीज का यदि स्थान बदल दोगे तो बात बदल जाएगी, लेकिन यदि बाकी के दो चीज का भी स्थान बदल देते हो तब फिर बात नहीं बदला, फिर तब सेम हो गया। यानी हम ये कह रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में वैसे तो ये मिरर इमेज है तो दो एगो चीज का स्थान बदलेगा, लेकिन कोई कहेगा कि सर यदि हम ऐसा कर दिए तो अब क्या होगा? इससे तुम किसका किसका स्थान बदला? Y का और X का। और वो कहता है कि नहीं हम यहाँ पर लिखेंगे A को, यहाँ पर B को, तो तुम दूसरे का भी ना स्थान बदल दिया। इसका तब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपस में सेम हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे में कन्वर्ट करते रहता है, DL DL DL। यदि D है तो मिरर इमेज L होगा, और यहाँ पर यदि यहाँ पर आप दोनों पोजीशन को चेंज कर दिए तो फिर वो पहला स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। तो खैर ये सब हम आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 11th में डिटेल में बताए थे। अब पढ़े नहीं हैं तो हम इस पर कितना लेक्चर दें, लेकिन जितना आपको काम है उतना हम बता देंगे। तो यहां से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि डी क्या लिख सकते हैं बताओ? डी एंड एल फॉर्म आर
मिरर इमेज। डी और एल फॉर्म में दूसरे का क्या होता है? मिरर इमेज। क्लियर है ये? अरे समझ में आया? तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में डी और एल का मतलब हम समझे कि डी और एल फॉर्म एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। सी स्टार को समझ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इस टॉपिक को भी लिखना पड़ेगा। टॉपिक क्या है? कायरल कार्बन। इंडिकेट किस चीज से होता है? ये इंडिकेट होता है सी स्टार से। कार्बन एटम containing 4 different types of atom or group of atoms by bonded by only single covalent bond are called chiral carbon। ऐसा कार्बन जिसमें 4 अलग अलग तरह के परमाणु या परमाणुओं के समूह कार्बन से सिर्फ एकल सह संयोजन बंधन द्वारा जुड़ा हो, उसी को हम सी स्टार कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें सी स्टार होता है वह प्रकाशीय समावयवता को दर्शाता है, जहां पर डी और एल फॉर्म एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होता है, मिरर इमेज होता है। तो इस पूरे स्लाइड में वही सब बात लिखाएगा। जब लिखाएगा तब लिखेंगे, अभी हम चीज़ों को ख़त्म नहीं किए हैं। अभी सुनिए, अब नहीं छटपटाइए नहीं, 9 बजे तक का बात है, वो होगा। ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही। हल्ला गुल्ला नहीं, जिसको जाना है निकल जाओ, बहुत ज़्यादा भूख लगा है। तो बोला था क्लास नहीं है, फिर कहता है क्लास है। क्लास है तो फिर ऑनलाइन करना। इधर देखो, करना ये कौन जरूरी है? इधर देखो, इधर। अब ये जो संरचना आप बनाए हैं, इस संरचना में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी ये है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको बताया गया कि जहां भी कॉर्नर होता है वो कार्बन होता है, और यहां पर हमारी मजबूरी है कॉर्नर बनाना। अब तुम कहेगा कि सर कॉर्नर अब नहीं बनाइए, गोल करके बना दीजिए। तो बॉन्ड टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाया जाता है, फिर वो गलत तरीका हो गया। इसी गड़बड़ी को सुधारने के लिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हैवर्थ। हावर्थ, हावर्थ, हिंदी में हावर्थ लिखाता है, इसे स्पेलिंग होता है HAWRTH, हावर्थ। उन्होंने बताया कि जो संरचना आप बोर्ड पर बना रहे हैं, इस संरचना को आप ऐसे मत बनाइए। यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बनाया हुआ संरचना गलत है, इसीलिए इस संरचना को एक दूसरे तरीके से बनाइए। अब वो दूसरा तरीका उन्होंने क्या बताया, उस तरीका को समझिए, क्योंकि वो इससे संबंधित टॉपिक है, इसीलिए इसको अभी खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो फिर छूटेगा तो छोटे रह जाएगा। अगला दिन फिर हमको ये सब बताना पड़ेगा। देखो इसमें क्या इन्होंने कहा, अब इस पर थोड़ा गौर करो। तुम ये बताओ कि इसमें कार्बन कितना है? 6। तुम इसका नंबरिंग कर दो, नंबरिंग कर दो, ठीक है। नंबरिंग करोगे तो हम इसको 1 कहते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। तो वहाँ भी वैसे ही नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 5 6। उन्होंने कहा कि जो संरचना आप बनाए हैं ना, बस इसी की मदद से वो बनेगा, तो इसमें नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद तुम ये बताओ कि ये जो रिंग बन रहा है, इस रिंग में टोटल कितना कार्बन है? 5। और ऑक्सीजन कितना है? 1। यानी कुल मिला के मेंबर कितना है रिंग में? 6। 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 एटम्स कार्बन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम यहाँ देख रहे हो कि 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, तो तुम क्या करो, एक 5 मेंबर्ड रिंग खींचो। 5 मेंबर्ड रिंग यदि तुम खींचोगे तो ये 5 मेंबर्ड रिंग कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। देखिए तो ये 5 मेंबर्ड नहीं, 6 मेंबर्ड। क्या ये 6 मेंबर्ड रिंग है कि नहीं? लेकिन यदि हम ऐसा बना दें तो फिर इसमें गड़बड़ी है कि इसमें 6 का 6 कार्बन हो गया ना, ये कॉर्नर क्या है? कार्बन। लेकिन वहां पर क्या था? वहां पर 5 कार्बन था और 1 ऑक्सीजन। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसको हटाइए आप यहाँ से, इसी पोजीशन से, एग्जैक्ट इसी बहुत और कहीं नहीं।
और यहाँ पर आपको क्या लगाना है, ऑक्सीजन, यहाँ पर लगा दो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया। अब आप बताइए कि कार्बन की कुल संख्या कितनी, 5। इसको कहा उन्होंने 1 नंबर का कार्बन, इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4, इसको 5, और छठा तो कार्बन इसमें है नहीं। आप वहां भी देखिए छठा कार्बन रिंग में नहीं है, छठा कार्बन रिंग से, ये छठा कार्बन है ना, रिंग से बाहर है। तो उन्होंने कहा कि छठा कार्बन को रिंग से बाहर दिखाइए, और कैसे दिखाओगे इस बात को पहले समझो। हम ना इसी को एक बार कॉपी कर लिए इधर, सेम डिट्टो चीज, उसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी, इसीलिए हम रॉ मटेरियल तैयार करते जा रहे हैं। अब तुम ये बताओ कि ये कितना बॉन्ड बनाने के लिए बचा हुआ है, 2। अरे भाई 2 बॉन्ड बनाया तो 2 बनेगा, और ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, और ये भी 2 बनाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब ये 2-2 बॉन्ड बनाएगा तो एक काम करते हैं ना, दोनों बॉन्ड को दिखा देते हैं। देखो समझ में आया कि क्या किया है। ये सिंगल लाइन है, लेकिन बॉन्ड कितना है, 2, क्योंकि बीच में सेंटर बन रहा है ना। अरे बुझा बात। अब आ जाओ इधर, वो जो छठा कार्बन था सबसे नीचे में क्या लिखा हुआ था, याद करो, CH2OH लिखा हुआ था। इन्होंने कहा कि 5वां कार्बन से ही ना छठा कार्बन जुड़ेगा, तो छठा कार्बन को नीचे मत जोड़ो, ऊपर जोड़ो। तो ऊपर जोड़ोगे तो क्या जोड़ोगे बताओ, CH2OH। अब 5वां कार्बन पर एक चीज बचा क्या, H बचा। आप देख लीजिए 5वां कार्बन पर, 5वां कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, राइट साइड वहां, CH2OH को ऑलरेडी दिखा दिया, बचा क्या, H। तो यहां पर हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, H। समझ गए बात आप। अच्छा ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, कार्बन है, ये कार्बन है और C स्टार है, ये बात भी सही है। समझ गए यहां तक। अब इसका ट्रिक ये है कि यहां पर 2 तरह का पोजीशन मिल रहा है, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन। ये सब ऐसा लग रहा है कि रिंग के नीचे का पोजीशन है, और एक पोजीशन है ये और ये सब रिंग के ऊपर का पोजीशन है। तो उन्होंने कहा कि अब आप क्या कीजिए, इस स्ट्रक्चर में जो पीछे बनाए हैं, इस स्ट्रक्चर में, इसी का ना स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब आप करो ये कि जो जो चीज दाहिना तरफ है उस सब को दिखाओ नीचे, और जो जो चीज बाएं तरफ है उस सब को दिखाओ ऊपर। तो अब आप ये बताइए कि पहला कार्बन पर दाहिना तरफ क्या है, OH, बायां तरफ क्या है, हाइड्रोजन, है ना। तो एक काम करते हैं, हम लगातार याद कर लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट बैठा दें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कार्बन को ध्यान से तुम देख रहे हो। पहला पर OH नीचे, OH नीचे, H नीचे, OH नीचे। इसका मतलब कैसे, क्या सीक्वेंस बना, OH OH H OH, सब का सब नीचे, और स्टार्ट कहां से होगा, पहला कार्बन से। तो यहां पर आ जाओ, पहला कार्बन देखो यही है ना। अब फटाफट जोड़ना शुरू करो तो OH। कोई यदि ऐसे लिखे तो भी ठीक है, ऐसे लिखे तो भी ठीक है, OH OH H OH। क्या कोई दिक्कत है इसमें। अब यकीन मानो कि वहां देखने की जरूरत नहीं है इसको भरने के लिए, OH रहेगा तो H, H रहेगा तो OH। बताओ यहां पर क्या भराएगा, यहां पर भराएगा H H OH H। अब ये हुआ सटीक संरचना, समझा रहे, या कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा ये जो रॉ मटेरियल था ना, इसको हम मिटा ही देते हैं, इसलिए क्योंकि अब इस रॉ मटेरियल को पकड़ते हैं। इसी को हम देखो कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद अब
बैटरी ख़त्म हो गया था इसलिए बोल नहीं रहे थे, बोल तो रहे थे, आवाज़ें नहीं जा रहा होगा ऑनलाइन में। तनी रुको न। चलो इधर देखो, हम इसी को कॉपी करके इसको बनाए। अब आप बताइए तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या अंतर था? एक के जगह तो अंतर था, याद करो क्या अंतर किया था इसमें। खाली इस कार्बन को ही न, इस कार्बन पर ही ना OH को उधर और H को इधर किए थे, सिर्फ यहीं पर, बाद बाकी तो सब सेम था। तो बताइए उस स्ट्रक्चर में भी C1 पर इधर उधर हो जाएगा। तो बताइए तो क्या करें? C1 कहाँ है? ये ऊपर आ जाएगा कौन? OH, और नीचे आ जाएगा कौन? H। तो ये हो गया आपका, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, और ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। अब सुनो, इसी के पॉलीमेराइजेशन से बनता है ग्लूकोज, ये स्टार्च, और इसके पॉलीमेराइजेशन से बनता है सेलुलोज। इसीलिए जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है तो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, जो आप लोग खाते हैं, ग्लूकोन डी, और जब इसके सेलुलोज से जो प्राप्त होता है वो होता है बीटा डी ग्लूकोज। तो अब समझे? नहीं, खूब बढ़िया से समझ में आया। स्ट्रक्चर बात ध्यान में रखिएगा, सीधे क्वेश्चन में आता है ग्लूकोज की सभी संरचनाओं को बनाए। हाँ सभी, जी सब। और इसका अरे टोटल बना, अरे हंस रहा है, कहता है भप 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 होता है। ये जो टॉपिक है ये क्या है? ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना। पता नहीं ये स्पेलिंग क्या है हिंदी में। इसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। फटाफट सही है लिखा हुआ, लिखो। यहीं से लिखेगा, शुरू हो जाओ तो तेजी में। इसके बाद छुट्टी नहीं, क्लास तो 9 बजे तक चलेगा। क्लास है, सबका क्लास है क्या? जिसका क्लास है चले जाओ, वीडियो देख लेना। लेक्चर तो हम भेज ही देंगे, जितना लिखा हुआ चीज़ है सब भेजेंगे। ऐसे भी हम इस लेक्चर को अब कट करेंगे, अब जैसे ही पूरा उतारा हुआ होगा कट करेंगे, दूसरे लेक्चर में चले जाएंगे। क्लास अभी चलेगा 9-10 बजे तक, जिनको जाना है जा सकते हैं। 9-10 बोले, हालांकि भूख तो हमको भी लग गया है, लेकिन हम बर्दाश्त करके भी पढ़ाएंगे। जान ले लेंगे तुम्हारा हम। दिवाली छठ देखो न कैसा कैसा होता है। हालांकि फिर भी हम कहते हैं कि ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। दोनों बात व्यवस्था है, दोनों। जो लोग यहाँ बैठ के पढ़ना चाहते हैं यहाँ बैठ के पढ़ लीजिए, घर पर पढ़ना चाहते हैं घर पर पढ़ लीजिए। लिखा हुआ टोटल आपको चला जाएगा टेलीग्राम पे, लेकिन वो इंग्लिश में जाएगा, हिंदी में जाएगा नहीं। और बाकी चीज़ें समझाने वाली जो बात है वो तो चल ही रही है। तनी ऑफिस में बोलते जाओ तो पानी देगा। अरे किस्मत वाले हो, तुमको पकड़ पकड़ के पढ़ाने वाला लोग मिला है। केमिस्ट्री ईयर में तो उड़ाने वाला लोग मिलता है। तनी तुम ना सुनो, तुम अपने कॉपी का कोई भी पार्ट किसी अन्य टीचर के कॉपी से तनी मैच करा लेना। तुमको जमीन आसमान का अंतर नजर नहीं आएगा तब फिर बताना।
हाँ, एक चीज़ बता रहे हैं, वो शिव शक्ति रॉय जो था उसको बोर्ड एग्जाम में आया था 445 नंबर, केमिस्ट्री में था 96। कल फिर उससे बातचीत हुई थी तो वो बता रहा था, क्योंकि एक लोग पूछे थे, सो उसे बता दें। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? क्या लगता है तुमको? नहीं नहीं, बोलो बोलो ना, हम एक्सप्लेन कर देंगे उसको। बोलो क्या बोल रहा था, बोलो न रे। ये अभी बोल रहा था कि ऐसा क्यों लगता है कि जो नीट निकालता है वो, उसके बाद वो क्या बोला? इधर इधर इधर, अरे बोलो ना, हम समझाएंगे उसको। हाँ, समझाने लायक नहीं है। हो सकता है तुम उसके शांत स्वभाव पर चला गया, उसका स्वभाव शांत था इसलिए वो निकाल लिया। तुम लोग का दिमाग इतना ना चंचल है ना, कि दिक्कत है कि तुम पढ़ाई पर कम और इधर उधर ज़्यादा ध्यान देते हो, तो थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा तुमको। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो क्लास ले रहे हैं, निकलते हैं तब बात करते हैं। ठीक है, आइए आइए आइए, ठीक है आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 2-4 गो आलू खिला देंगे आज। पिछला बार भी यही पढ़ा रहे थे, कैरले कार्बन। ये कैसे हो गया कि बर्थडे के दिन कैरले कार्बन पढ़ा रहे थे हम? ये डेट कैसे आपको पता, कैसे पता है कि इस दिन यही पढ़ा रहे थे? हाँ, हो सकता है कि अभी तो हमको लगता है कि छुट्टी किस दिन दिए थे वो लोग को, 11th वाले को? जिस दिन छुट्टी दी उसी दिन पढ़ाए हैं कैरल कार्बन। हो सकता है कि ये बात सच हो नहीं सकता है सच्चे में। देखो, घोर आश्चर्य है कि पिछला बार भी 21 अक्टूबर को कैरले कार्बन तुम लोग को 11th में पढ़ाए थे। आज 1 साल के बाद फिर वही दिन लौट आया है, फिर तुम कैरले कार्बन पढ़ रहा है। पता नहीं, समझ में तुमको शायद तब भी नहीं आया था, और समझ में तुमको अब भी नहीं आया। तुम लोग भूलते इतना हैं? पहले गिफ्ट वाला और उसके हिसाब से पार्टी होगा। छोटा कहीं का, जैसा गिफ्ट वैसा पार्टी। चलो चलो, लिखो इसको पहले। एक वीडियो बन गया, उसको अपलोड कर दो हर जगह। चेंज करूं? अरे यार, थोड़ा तेजी में करो ना। हमको तो लगता है आज ही 13-14 घंटा पढ़ेगा, बस चैप्टर खत्म। तुम लोग को एक गाना याद आता होगा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाया तूने ये जटिल केमिस्ट्री।
काहे फिजिक्स बनाई, काहे को मैथ बनाई, और मैथ फिजिक्स सब बढ़िया, खाली केमिस्ट्री खराब है। सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से आप परेशान थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसका जो ट्रेंड है ना, जहाँ तहाँ फ्लक्चुएट करता है, डेविएट होता है। अब जैसे क्या है ना कि इसमें जो रास्ता है, इसमें ऐसे है कि आपको चलना है, ठीक है, लेकिन सीधा सीधा नहीं चलना है, चलना है ले, ऐसे चलना है। हाँ, ये पहाड़ी बना रहे थे, कहीं से ऊपर उठा के गिरा देता है, कहीं गिरा के उठा लेता है, कहीं सीधा चलता है। मतलब कुल मिला के टेढ़ा सब्जेक्ट है, और इसको सीधा आदमी पढ़ा भी नहीं सकता है। नेचर मिलता है ना, सब्जेक्ट टेढ़ा है, आदमी भी हम थोड़ा टेढ़े हैं। हमको तो इसमें इतना मन लगता है कि हमको दिन रात खाली छोड़ दे आदमी तो हम पढ़ते रहेंगे। दुनियादारी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। आप जितना केमिस्ट्री नहीं पढ़ते होंगे उससे ज़्यादा हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, आपको यकीन नहीं होगा इस बात का। अरे तो हमारा अपना लेवल है ना, हम उस लेवल पर पढ़ते हैं, आपके इस लेवल, इस चीज़ को हम थोड़ी पढ़ेंगे। हाँ, इस पर भी फिर भी 2-4 घंटा आपके चीज़ों पर टाइम देते हैं, लिखते रोज हैं तो टाइम तो हमको देना पड़ता है। जितना तुमको हम पढ़ाते हैं, यहाँ जाएंगे सबको लिखेंगे, और जितना क्लास में कर रहे हैं वो तो खैर लिखते ही हैं, किताब से देख के कि कुछ नया बात भी है इसमें, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ना जो प्रैक्टिकल बात होता है, एग्जाम्पल टाइप का, कुछ कुछ इधर उधर का बात, वो सब भी डालना होता है। रिसेंड करो तो OTP। 6353 हो गया, अब हुआ। इसको लिखिए। इस गिरगिट को देखो कितना एकदम एकाग्रचित है, उसी बेंच पे उसी जगह पे बैठ के लगातार ये केमिस्ट्री पढ़ रहा है, और ये छोटा वाला स्क्रीन को देख रहा है जो कि अभी चल नहीं रहा है। पहले इधर देख रहा था, अभी थोड़ा सा मुख मोड़ लिया, थोड़ा देर तक पढ़ाई नहीं हो गया। किसी की याद में है? कुछ नहीं, इसके बाद फ्रक्टोज का संरचना पढ़ लेंगे, छुट्टी दे देंगे, टेंशन मत लो। इस स्ट्रक्चर को सिर्फ लिखना नहीं है, इस स्ट्रक्चर को दिमाग में सेट कर लीजिए आप। इसी स्ट्रक्चर पर आगे का बहुत सारा चीज़ सॉल्व होगा। बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर आप इसी सब स्ट्रक्चर पर बनाइएगा। खास करके ये जो साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर है ना, हावर्थ प्रोजेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका।
जैसे ही आपसे ग्लूकोज की संरचना की बात की जाएगी क्वेश्चन में, इधर देख लीजिए, जैसे ही ग्लूकोज की संरचना की बात हो तो आप देखिए, देखो पढ़ाए ऐसे हैं लेकिन आंसर का तरीका क्या होगा। आपसे पूछा गया कि ग्लूकोज की संरचना को बताइए, तो आपका जवाब सबसे पहले ऐसे लिखाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। नीचे लिखेंगे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, और ग्लूकोज की 3 अलग अलग तरह की संरचना प्रकृति में पाई जाती है। तीनों का नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मतलब पढ़ने का तरीका अलग होता है, आंसर करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ताकि आप आंसर को वेल डेकोरेट कर सकें। इसके बाद ये तीनों संरचना, जितना बात लिखा गया है ये सब बात, इसके बाद ये वाला बात, इसके बाद ये कायरल कार्बन वाला बात वहाँ नहीं आएगा चूंकि ये पूछा नहीं है आपसे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये ग्लूकोज का हार्वर्ड संरचना, ये और यहाँ पर आके आप इसको रोकेंगे, समझे। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछेगा तो एक बार में 3, 2, 5, 2, 7 को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ बात अलग है। और जब इतना बात आप लिखेंगे ना तो कोई चीज़ बचता ही नहीं है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट को ही 100 में 98 नंबर आता है, एक आध 2 नंबर कहीं गलती से बाई मिस्टेक कट जाए अलग बात। तो ये हो गया था लिखा हुआ। इसको हिंदी में बोलेंगे डी तथा एल फॉर्म एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होता है, लेकिन आप इतना इंग्लिश समझ सकते हैं तो आप इसको इंग्लिश में ही लिखिए। ये हुआ रे, इसको पहले बना लो, बाद में कैरल कार्बन लिखना। जब संरचना वाली बात है तो सबको एक साथ कर लो। कोई ज़्यादा छटपटाहट नहीं है, आप आराम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुमको एक चीज़ लग रहा है कि पीछे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा था उससे ये सही में थोड़ा अलग है। यहाँ से तुमको समझ में सब आ जाएगा, बात भारी हो हल्का हो मैटर नहीं करता है, समझ में आएगा सब कुछ। बस वही है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, चीज़ों को बारीकी से देखना पड़ेगा। आप लोगों को केमिस्ट्री भारी बस एक ही कारण से लगता है, क्योंकि जब टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो उस समय ध्यान आपका पूरा तरह से उनकी बातों पर नहीं होता है। यदि आप एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा तो आपको लगेगा कि एकदम क्लियर हो रहा है सब बात, लेकिन दिमाग तो चंचल है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो वैसी स्थिति में सबसे पहले अपने आप को कंसंट्रेट करना सीखिए। और सब्जेक्ट यदि भारी है तो उस पर ज़्यादा टाइम देना सीखिए, मेहनत करना सीखिए। एक तो इसके साथ एक समस्या है, एक तो ये उलझा हुआ सब्जेक्ट है, भारी है, दूसरा है सिलेबस बड़ा है। ये दोनों चीज़ आपको परेशान करेगा या करता होगा। अच्छा, ये आप ही को थोड़ी परेशान करता है, हमको भी परेशान करता है। भारी है ये नहीं परेशान करता है, सिलेबस बड़ा है ये परेशान करता है। नहीं तो दिवाली जैसे दिन में तुमको पढ़ाने का कोई शौक थोड़ी पाल रखे हैं हम। हमारी भी अपनी मजबूरी है, नहीं पढ़ाएंगे चैप्टर छूट जाएगा तो तुम ही को लगेगा कि सर चैप्टर छोड़ दिए। उचित भी नहीं है 12th में किसी चैप्टर का छूट जाना। नहीं पढ़ाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाने का, क्या करें, मजबूरी है हमारी भी। और यदि छोड़ छोड़ के पढ़ा दें तो तुम्हारे साथ बेईमानी होगी, बताइए हमारे पास क्या रास्ता है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप हमको समझेंगे, हमारी मजबूरी को भी समझेंगे।
क्या हो गया लिखा हुआ? जी हाँ बोलिए ना। कहती है सर जी। बोले क्या? क्या? अच्छा बोलिए आ हा हा। पहला बार हम नहीं सुने थे। बोलिए आ हा। क्या हो गया लिखा हुआ? अच्छा आपको एक चीज बताया गया था, हेमी एसिटल और एसिटल, आपको याद है? कहीं बताए थे? क्या होता है हेमी एसिटल? भूल गए? हाय, तेरी इसी अदा पे सनम हमको तो प्यार आया, और हाथ में छड़ी भी आया, और थोड़े देर के बाद दुलार भी होगा। यदि ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो और एक एल्कोक्सी ग्रुप हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। और यदि दोनों का दोनों ग्रुप ओ आर हो, यानी एल्कोक्सी समूह हो दोनों का दोनों, तो उसको कहते हैं एसिटल। अब याद आया जो आप पढ़े थे? तो सुनना, एल्डिहाइड, ये बताए थे आपको एल्डिहाइड कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन नंबर 2 में बताया गया था कि एल्डिहाइड या कीटोन एल्कोहल के एक अणु के साथ रिएक्शन कर हेमी एसिटल का निर्माण करता है, जो पुनः दूसरे एल्कोहल के अणु के साथ अभिक्रिया कर एसिटल का निर्माण करता है। खैर ये सब बात तो वहां का था, यहां पर आइए देखना इसको। इस कार्बन को आप ध्यान से देखिए, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये क्या है? कार्बन। और ये कार्बन इससे ओ से जुड़ा हुआ है, और ओ किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से, यानी आर से। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? ओ एच से। और ये कार्बन इधर किससे जुड़ा हुआ है? ओ आर से। तो क्या ये हेमी एसिटल नहीं है? ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पर एक समूह ओ एच का हो और एक समूह ओ आर का हो, एक समूह ओ एच का हो एक समूह ओ आर का हो, वो क्या होता है? हेमी एसिटल। तब तो हम कह सकते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज साइक्लिक हेमी एसिटल है। साइक्लिक हेमी एसिटल का मतलब देखो, जैसे एक ओ एच इधर है एक ओ आर है, तो ओ आर के साथ मान लो साइक्लिक हो गया, पीछे से जाके ये पूरा का पूरा रिंग न बना लिया है, तो ओपन चेन, ओपन साइक्लिक हेमी सॉरी ओपन हेमी एसिटल हो सकता है, ओपन चेन हेमी एसिटल हो सकता है, और साइक्लिक चेन हेमी एसिटल हो सकता है। तो ये सब बात उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डाल देता है कि निम्नलिखित में से कौन हेमी एसिटल है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो साइक्लिक ग्लूकोज होता है ना दोनों का दोनों, वो हेमी एसिटल होता है। तो इसका स्ट्रक्चर समाप्त है, बस आप ये लिख लिए हो ना, तुम लिख लो तो नीचे, अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज साइक्लिक हेमी एसिटल है। अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज आर साइक्लिक हेमी एसिटल। हेमी एसिटल किसको कहते हैं? जिसमें एक ही कार्बन पर एक ओ एच हो और एक ओ आर हो। बस ये हम याद दिलाने के लिए लिख दिए हैं। अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज साइक्लिक चक्रीय हेमी एसिटल है, और इसको आप लिख दीजिए। और यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे कि इसको, एक टॉपिक बच गया है, काइरल कार्बन। हालांकि ये सब एलेमथ में बताया गया था, लेकिन एक बार फिर से लिख लो, काइरल कार्बन सी स्टार। हिंदी में भी इसको काइरल कार्बन ही बोलते हैं।
काइडल कार्बन सी स्टार। लिखेंगे कार्बन एटम which has 4 single कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा कार्बन परमाणु जिसके पास 4, ऐसा कार्बन परमाणु जिसके पास 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एकल सह संयोजन बंधन होता है। कार्बन एटम which has 4 single covalent bond and all single bonds, वैसा कार्बन परमाणु जिसके पास 4 एकल सह संयोजन बंधन होता है तथा सभी बंधन तथा सभी बंधन 4 अलग अलग तरह के परमाणु तथा सभी बंधन 4 अलग अलग तरह के परमाणु या परमाणु के समूह, 4 अलग अलग तरह के परमाणु या परमाणु के समूह से जुड़ा होता है। से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल, बताओ इसमें सी स्टार है कि नहीं? बताइए तो इस कंपाउंड में सी स्टार है? इसमें ये सी स्टार है लेकिन ये सी स्टार नहीं है। ये सी स्टार नहीं है क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन एक जैसा है। ये सी स्टार है, बताइए तो क्या है? एक ग्रुप CH3, एक Br, एक इथाइल और एक हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन भले सटा के लिख दिया गया लेकिन है तो सिंगल बॉन्ड से न जुड़ा हुआ, तो ये भी सी स्टार है। तो ये है इसका एग्जाम्पल। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल पर हमको काम नहीं करना है क्योंकि ये सब काम आप ऑलरेडी किए हुए हैं और अभी तक आप ये सब भी नहीं जान रहे हैं और इतना बताने के बाद भी नहीं समझे तो छोड़िए, सब बात जानना कौन जरूरी है। आगे का हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। इसके जस्ट बाद तुरंत छोड़ देंगे और ये आसान है, ये तुम तुरंत कर लोगे क्योंकि अब तुम सीख चुके हो। क्योंकि अगला दिन फिर हम इसी पर अब काम नहीं करना चाहते हैं, टॉपिक चेंज हो जाएगा ना, इसीलिए हम लेक्चर को भी रोक नहीं रहे हैं। लेक्चर लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी रोक नहीं रहे क्योंकि अब आगे 10 मिनट का पढ़ाई है मात्र, उसके लिए फिर नया लेक्चर बन जाएगा। सुनिए, जिस तरह से ग्लूकोज 3 अलग अलग तरह की संरचना में पाया जाता है वैसे ही फ्रक्टोज भी 3 अलग अलग तरह की संरचना में पाया जाता है। यानी लिखो तो, fructose exist in 3 different structure in nature। अनित सीधे लिखो, there are 3 नहीं, ये लिखना उचित नहीं होगा, लिखो तो प्रकृति में फ्रक्टोज 3 अलग अलग तरह की संरचना में पाया जाता है।
प्रकृति में फ्रक्टोज 3 अलग अलग तरह की संरचना में पाया जाता है। फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन 3 different structure in nature. One is in open chain, one is in open chain. एक कार्बन की खुली श्रृंखला होती है और 2 कार्बन की बंद श्रृंखला। लिख लेंगे, एक कार्बन की खुली श्रृंखला होती है और 2 कार्बन की बंद श्रृंखला होती है। वन इज ओपन चेन स्ट्रक्चर, while 2 are in cyclic structure. अगला 10 मिनट में पक्का छोड़ देंगे, फटाफट खाली लिखिए तो साथ साथ। फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन 3 different structure in nature. One is in open chain structure while 2 are in cyclic structure. लिखेंगे 1 नंबर। प्रकृति में फ्रक्टोज 3 अलग अलग संरचना में पाया जाता है। एक कार्बन की खुली श्रृंखला होती है जबकि 2 कार्बन की बंद श्रृंखला होती है। फटाफट लिखिएगा, खाली ध्यान से सुनिए, बीच में खिस्सा उसा मत करना, नहीं तो फिर लेट होगा। चेंज करें इसको, लिखेंगे नंबर 1। डी माइनस फ्रक्टोज अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज। एकदम सेम वही चलता है यहां भी। चलो सबसे पहले बताओ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रक्टोज किसका का क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज ये होता है C6H12O6। सेम। अच्छा ये क्या है? ये क्या है याद है आपको? ये है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एल्कोहल क्या था? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। चलो फटाफट स्ट्रक्चर लिख लो, सब लोग ऐसे इंग्लिश में लिख लो। तरीका क्या बताया गया था याद करो तुम। C डबल बॉन्ड O, ऊपर क्या ले लेना है? CH2OH। इधर इधर देखो, इसी को ना कीटोन कहते हैं। तरीका देखो, ट्रिक सीखो, यही ट्रिक करना है। इसमें भी आप एक लंबा लाइन नीचे खींचिए। हमको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, हमको जगह चाहिए, ठीक है? स्लाइड चेंज करेंगे हम, क्या कि सब बात अटेगा नहीं इसमें। करें, लिख देखिए इधर। करना ये है कि C डबल बॉन्ड O, नीचे एक लंबा लाइन खींचो, रुको पहले, और नीचे क्या लिख दो? CH2OH। उसमें 4 कट मारता था, इसमें 3 कट मारो, 1 2 3। और इसके ऊपर चूंकि तुमको कार्बन न दिखाना पड़ेगा तो कार्बन दिखाओ और CH2OH। मतलब नीचे CH2OH, ऊपर CH2OH, और ऊपर वाले CH2O के साथ क्या दिखा देना है? कीटोन को। बाद बाकी सेम तरीका, 2 गो OH एक साथ और 1 H एक साथ, उसका अपोनेंट इधर डाल दो, HHOH। इसी को कहा जाता है D माइनस फ्रक्टोज, नाम है इसका। आप यदि देखोगे ना तो आपको C स्टार दिखेगा मात्र 3, एक ये और एक ये। और ये ओपन स्ट्रक्चर है। ओपन स्ट्रक्चर। इसमें भी यहां पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है,
यही लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन पर और इस बॉन्ड को खोल के इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देगा। तो बताइए, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसी को कॉपी करके हम क्या क्या लिखें? बोलो भाई फटाफट। नो सॉरी, इसको हटाते हैं। बोलो क्या क्या लिखें? तो ओ पर माइनस आएगा, तो यहां पर इधर इधर देखो, थोड़ा हमको तिरछा करके दिखाना पड़ेगा। इस CH2OH को ना हम ऐसे लिख देते हैं, CH2OH, और O पर क्या आएगा? माइनस। तो O पर जो माइनस आएगा वो इस H के साथ क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और इस O को आप ऐसे दिखा दो, बॉन्डे बना के दिखाओगे। क्या ऐसे ही वहां नहीं किए थे? अब आप ध्यान से देखो कि आपको इसमें C* एक बढ़ गया, यहाँ पर C* कितना हो गया? 4। और अगला स्ट्रक्चर में भी कुछ नहीं करना है, ऊपर दोनों को एक्सचेंज कर देना है। यानी इसी को हम कॉपी करेंगे, खाली यहां पर आप कर दो क्या? OH, यहां पर OH और यहां पर H, सॉरी 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 सॉरी, CH2OH। क्या कोई दिक्कत है इसमें? 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग, अभी मत लिखो, क्या कि वीडियो बंद करेंगे हम। जो ऑनलाइन वाले लोग हैं, हम जैसे ही बोलें कि यहाँ तक करने के बाद लिख लीजिएगा, अभी लिख लीजिएगा, अभी अभी पहले देखिए। तो ये आपका हो गया कौन चीज़? ये हो गया अल्फा डी फ्रक्टोज, और ये क्या हो गया? इसमें C* कितना हो गया? 4। और ये कैसा स्ट्रक्चर है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे बताइए? इसको सेम सेम कॉपी करेंगे हम इसको। अरे यार, सेम वही चीज लिखाएगा यहाँ, बताओ खाली क्या अंतर आएगा? ये नाम हो जाएगा अल्फा से बीटा, C*, ठीक है, और ये भी क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। आपको समझ में आया कि ये तीनों स्ट्रक्चर क्या क्या है? तो ये हो गया आपका पहला स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका तीसरा स्ट्रक्चर। तो वहाँ भी आप नंबरिंग कर देना, वहाँ भी आप नंबरिंग नहीं किए हो ग्लूकोज में, 1 2 3 में नहीं ना किए हो नंबरिंग। सुनेंगे ऑनलाइन वाले लोग, सबसे पहले आपको ये तीनों उतार लेना है, इसके बाद आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके इसको उतार लेना, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी वही गड़बड़ी है जो गड़बड़ी पीछे था। क्या गड़बड़ी था याद करो? ये कार्बन लग रहा है ना, फोल्डेड है, वहां पर लग रहा है कार्बन है, लेकिन वास्तव में कार्बन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? अब इसका फिर से आपको खींचना पड़ेगा हैवर्थ प्रोजेक्शन। हैवर्थ प्रोजेक्शन, बिना हैवर्थ प्रोजेक्शन के आप आगे अब यहाँ नहीं बढ़ पाएंगे। तो हैवर्थ प्रोजेक्शन किसका खींचाएगा? इसका और इसका। तो हैवर्थ प्रोजेक्शन, अच्छा क्या ये भी साइक्लिक हेमी एसिटल नहीं है? देखो C पर OH, C पर O के साथ C मतलब कार्बन, ये दोनों भी साइक्लिक हेमी एसिटल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, बोलो तो क्या लिख सकते हैं? अल्फा डी फ्रक्टोज, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबको साथ ऐसे ही लिखना होगा, एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर साइक्लिक हेमी एसिटल। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अरे कोई दिक्कत है? सुनो, इसमें तनी देखो तो रिंग में कितना कार्बन है? 1 2। क्या ये सब कार्बन नहीं है? कार्बन ही है ना रे? तो रिंग में देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें 4 है कार्बन और 1 है ऑक्सीजन। अच्छा, यदि आप हैवर्थ प्रोजेक्शन खींचना चाहते हैं तो इसका नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग में देखो कार्बन यहां से है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं 1, इसको 2 3 4 5 6, यहां भी सेम 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो इसको आप कर लेंगे, यहां पर नंबरिंग करेंगे तभी वहां पर बना पाएंगे स्ट्रक्चर। तो ऑनलाइन वाले लोग नंबरिंग करते हुए टोटल चीज यहां पर लिखना है आपको, ठीक है? आ जाइए इधर। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? हैवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ
फ्रक्टोज। तो हैवर्थ प्रोजेक्शन सिर्फ साइक्लिक का होता है, क्या है कि साइक्लिक में ना गड़बड़ी था। तो बताइए क्या करें, 5 मेंबर रिंग खींचेंगे। देखो तो क्या ये 5 मेंबर रिंग तुमको दिख रहा है? कार्बन की संख्या इसमें कितनी दिख रही है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। अरे कोई दिक्कत भी है? सुनो, उस समय ऑक्सीजन के इधर वाले कार्बन को 1 नंबर कहा था, लेकिन यहां पर 1 नंबर नहीं कहना पड़ेगा, यहां क्या कहना पड़ेगा? 2, इसको 3, इसको और 6 ऊपर जाएगा। 1 कहाँ है? 1 है 2 पर। बताइए ये बॉन्ड कितने से जुड़ेगा? 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से। जो नीचे है वो, जो राइट साइड है नीचे और जो लेफ्ट साइड है ऊपर। तो फटाफट अब देखिए क्या क्या राइट साइड है। OH, H, OH। पहले दूसरा कार्बन को चेक करो। दूसरा कार्बन पर OH न है राइट साइड। चलो OH को लिखते हैं नीचे। OH फिर क्या था? H। चलो OH, H, इसके बाद OH लिख दिया। अब देखो यहां पर जो सबसे नीचे कार्बन था, सबसे नीचे कार्बन, इसको लिखेंगे ऊपर। वहां पर भी याद है नहीं ऊपर लिखे थे? देखो तो इधर देखो, यही ना था छठा कार्बन, इसको लिखे थे ऊपर। तो वहां भी छठा कार्बन को लिख दो ऊपर। तो ये 5वां कार्बन, छठा कार्बन में CH2OH चला जाएगा ऊपर, और बचा क्या क्या? सो देखो तो, देखो यहाँ 5वां कार्बन है ना रे, 5वां पर CH2OH के बाद क्या बचा? H। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? H। अब इधर आ जाओ, दूसरा पर तुम OH को दिखा दिया ना, दूसरा पर OH को दिखाया, बचा क्या? CH2OH। तो ऊपर क्या लिखाएगा? CH2OH। तीसरा पर H को दिखा दिया, तीसरा पर H को दिखा दिया, बचा क्या? OH। OH उस तरफ है तो क्या कहाँ लिखाएगा? ऊपर। चौथा पर OH नीचे है, यानी OH जरूर राइट साइड रहा होगा। H क्या बचा? H कहाँ लिखाएगा? ऊपर। हो गया, बन गया स्ट्रक्चर। तो ये किसका स्ट्रक्चर बना? ये बना अल्फा डी फ्रक्टोज का। अब आप बताइए तो नंबरिंग में कहाँ कहाँ नंबरिंग छूट रहा है? सो देखो तो, ये छठा कार्बन है और ये पहला कार्बन है। अब इसी को तुम प्रेम से कॉपी कर लो सेम, और बस एक जगह परिवर्तन करना है तुमको। बताओ कहां पर? बोलो क्या अंतर करना है? ये जो CH2OH है इसको कर दो नीचे, CH2OH, और जो नीचे है इसको कर दो ऊपर। ये अलग हो गया, क्योंकि तुम C* पर चीजों को चेंज किए हो तो कंपाउंड बदला। यही कहलाएगा अल्फा डी फ्रक्टोज, और ये कहलाएगा बीटा डी फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज 6 मेंबर, सुनो, ग्लूकोज और एल्डिहाइड, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है? ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। साइक्लिक कंपाउंड में इसमें 6 मेंबर रिंग है और उसमें 5 मेंबर रिंग है। यही सब ना डिफरेंस है। किसमें? इसमें, ये इसमें 5 मेंबर रिंग है। तो इस तरह से फ्रक्टोज का संरचना भी हो गया समाप्त। अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, फिर ढेर सारा स्ट्रक्चर है इसमें पढ़ना। तो आप कहाँ हैं अभी? ये पूरा हो गया है ना? यहाँ जगह नहीं मिल पाया था तो नेक्स्ट स्लाइड में चले गए थे। यहाँ पर उतारिए तो, लिखो फटाफट। इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? अब चूंकि आज पढ़ लिए हो बहुत ज़्यादा, 6 से 9 लगातार क्लास चला है, कंटेंट बहुत हो गया है। घर पर जाके एक एक लाइन और एक एक स्ट्रक्चर का एक एक सिंबल तुम देख के आना बढ़िया से। अगला दिन क्लास होगा, फिर
6 से 7:30 तक। कल क्लास कम देर के लिए होगा। थक जाते हैं बहुत। हालांकि हम कह नहीं सकते कितना देर होगा, हमारा मन हो गया तो हम 9-10 बजा देंगे। हाँ? हाँ कल भी कम, चूँकि स्ट्रक्चर है, विशेष बात है। 2-4 लाइन हिंदी इंग्लिश है तो उतना तो संभाल लेंगे आप। अब देखो इतने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हिंदी अलग। अब सोचो कि अगला बैच इंग्लिश का होता तो तुम लोग तो पढ़ के चले जाओगे, हम पगला जाएंगे। तो सही तब न होगा जब तुम भी सही रहो और हम भी सही रहें। इसीलिए सबका सही रहना बहुत जरूरी है। अनसंट नहीं बोला करो। है? नहीं, खत्म कभी नहीं होता। सुबह वाले बैच में यदि कंटिन्यू जैसे क्लास चल रहा था, छुट्टी में नहीं पढ़ाते, सिलेबस आपका रुकता ही रुकता, खत्म करने की कोई संभावना नहीं थी। चलो ऑनलाइन वाले लोग पहले इसको लिख लेना, फिर इसको लिख लेना, और आज का क्लास बस यहीं तक। अगला दिन हेडिंग डाल के छोड़ना ताकि आने के साथ ही काम हो सके। स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसका? C12H22O11। देखो ना बढ़िया से 22 से लिखा हुआ। ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा बोर्ड में स्ट्रक्चर बनेगा। और सुनो, पूरा बोर्ड में स्ट्रक्चर बनेगा और प्रॉपर जगह पर HOH सब लिखाएगा, और हम दावे के साथ कहते हैं कि तुम पकड़ लोगे कि कहाँ क्या लिखाएगा। मतलब स्ट्रक्चर में ना बहुत सारा बात आएगा। तुमको लगेगा कि कोई आम इंसान को लगेगा ना कि नॉर्मल आदमी कैसे इसको बनाएगा अपने मन से बिना देखे। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि तुम बिना देखे आराम से सीख सकते हो इसको, लेकिन ये सब होगा नेक्स्ट क्लास। ये हो गया था। चलिए, तो ऑनलाइन वाले लोग पहले इसको उतारेंगे, फिर इसको उतारेंगे, फिर हेडिंग डाल के छोड़ेंगे। ठीक है, वीडियो रोक रहे हैं। जिनको घर पर लिखना हो घर पर लिख सकते हैं, इसका हम तुरंत लिंक जनरेट कर रहे हैं।